पिक में आपके एक होने एपिसोड में आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हान की टीम फिर से एक मिशन के अंदर गई थी, जहां पर उन्हें एक ओशियन को पार करते हुए किसी लोकेशन पर जाना था। पर इस बार यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के अंदर इयोलका की जगह केटियो को शामिल किया था। और केटियो ने तो सच में उस वक्त कमाल ही कर दिया था। उसने तो यहाँ पर सब कुछ उनके लिए काफी ज्यादा आसान कर दिया था, जिस वजह से उनका वो मिशन काफी ज्यादा स्मूथ जा रहा था। उनको तो वहाँ पर लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। आज हम यहाँ पर हमारे एपिसोड को बिल्कुल वहीं से चालू करने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा सीन चेंज होता है। हमें बोर्ड के ऊपर बस 4 ही लोगों को दिखाया जा रहा था, क्योंकि जो 5वां पर्सन होता है जो कि केटियो होता है, वो हमें पानी के ऊपर चलता हुआ दिखाया जा रहा है। केटियो बोलता है कि मैं ओशियन के कुछ हिस्से को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ और मैं ये चीज तुम सभी के लिए भी कर सकता हूँ, पर इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये सुनकर नेरेसा बोलती है अगर ये हमारे साथ में 30वें फ्लोर पर होता तो फिर हमें उस वक्त इतनी दिक्कत नहीं होती। हान भी बोलते कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, अगर ये वहाँ पर हमारे साथ में होता तो फिर हम उस जायंट के ऊपर सीधा चढ़ सकते थे, हम उसके हाथों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना पड़ता। तभी वेलकिस्ट भी बोलता है कि मैं तो इस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा गलत था, अब मुझे लग रहा कि ये हमारे साथ में ही होना चाहिए। तभी जेना बोलती है कि इयोलका भी इसकी तरह कर सकती है, उसने मुझे बोला था कि वो भी जल्दी और भी मैजिक सीखने वाली है। तो जेना की इस बात को सुनकर केटियो बोलती जो एलिमेंट मैजिशियन होता है उनका माना हमसे बहुत ही ज्यादा अलग होता है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो मेरी तरह मैजिक सीख पाएगी। तो इस चीज को सुनकर जेना बहुत ही उदास हो जाती है और हान भी मन में सोच रहा होता है कि ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि आखिर इयोलका क्या क्या कर सकती है। पर तभी हम नेरेसा को भी देख रहे होते जो कि किसी तरफ को देख रही होती है। वो जैसे सामने देखती वैसे उसे काफी दूरी पर एक बड़ा सा जहाज दिख रहा होता है। नेरेसा बोलती है ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बोट हमारी तरफ को आ रही है। तभी हान भी बोलता है कि हमारा कंपास भी उसी तरफ को हमें जाने को बोल रहा है, चलो ठीक है फिर हमें उसी तरफ को जाना चाहिए। हान इतना बोलते हुए अपनी बोट को उसी तरफ ले जाता है। तभी हम वहाँ पर सामने की तरफ उस बड़े से जहाज को देख रहे होते हैं। फिर तभी हम इस बोट के ऊपर किसी लड़की को देख रहे होते हैं और इसकी छोटी सी झलक को देखकर ही आप में से कई लोग इसको पहचान चुके होंगे। हमें इसके बालों को भी दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल व्हाइट होते हैं। और अब हम फाइनली उस लड़की को देख रहे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी फ्रियासिस अल लेंगर होती है। मतलब कि यहाँ पर अब हमारी प्यारी फ्रिया की भी एंट्री हो चुकी है। फ्रियासिस इस वक्त अपनी बोट की कोने पर खड़ी होती है और तभी उसे किसी की आवाज आती है जिसमें वो बोल रहा था कि तुम कैसी हो। तभी फ्रियासिस नीचे की तरफ को देखती वो हान की पूरी टीम को देख रही होती। वो चिल्लाते बोलती कि क्या आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम अचानक से इस जगह पर कैसे आ गए। तब हमें दिखाया था फ्रियासिस ने नीचे रस्सी लटकाई होती जिससे सभी लोग ऊपर आ चुके होते हैं। अब फ्रियासिस बोलती कि तुम सभी लोग मुझे हर बार सरप्राइज कर देते हो। हम देख सकते हैं सभी लोग ऊपर आ चुके होते हैं। केटियो बोल रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब कि हर बार सरप्राइज करते हैं। तभी नेरेसा उसका मुंह बंद करके उसे ले जाने लगती है। इस वक्त जेना उसको हेलो बोल रही होती है। नेरेसा बोलती चलो ठीक है फिर तुम सभी लोग बात करो, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर जेना भी उन सभी के साथ में चली जाती है और अब बाहर की तरफ बस हान और हमारी फ्रियासिस ही रह जाते हैं। हान इस वक्त बहुत ही अजीब सा फील कर रहा होता है, उसका फेस भी बहुत अजीब सा बन चुका होता है। वो फ्रियासिस को बोलता है क्या मैं भी अंदर जा सकता हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही, मैं भी जाकर सोना चाहता हूँ। हान जैसे ये चीज बोलता है वैसे हम फ्रियासिस को देख रहे होते हैं जिसकी आंखों में बहुत ही चमक होती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे काफी सारे सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम इस छोटी सी बोट के अंदर क्या कर रहे थे और आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, और मुझे बताओ कि इस बार तुम्हारा गोल क्या होने वाला है। हान अचानक से अपना फेस घुमा लेता है और बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से मत देखो और अभी हमारे मिशन के बारे में मुझे नहीं पता कि आखिर हमारा कौन सा मिशन है। तभी फ्रियासिस बोलती पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार मैं तुम्हें नहीं देखने वाली हूँ। तभी हान उसे बोलता है कि जब हम सब पहली बार मिले तब तुमने हमें पैसे देकर खरीदा था, मतलब कि खुद का काम कराने के लिए हमें खरीदा था, तो फिर अब तुम हमसे इस तरीके से अटैच कैसे होते जा रही हो, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके की बात हमसे नहीं बोलनी चाहिए। तभी फ्रियासिस बोलती कि वो बात ये कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए इतना कुछ कर दोगे और हर बार तुम्हारे कोई ना कोई दोस्त मेरे लिए मारे जाते हैं। तभी हान उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस तरीके की बातों को मत सोचा कर, तुम्हारे ये सब सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। फ्रियासिस बोलती है बोलना तो बहुत ही आसान होता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे इतने बोलने के बाद भी इन सभी बातों को नहीं भूल पा रही हूँ। अब हान उसको चुप होकर बस लगातार देखे जा रहा होता है। तभी वो फ्रियासिस को बोलता है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर हम कहाँ पर हैं। फ्रियासिस बताती कि तुम इतनी दूर आ भी गए और तुम्हें पता भी नहीं कि हम कहाँ पर हैं। तो मैं बताती हूँ ये जो ओशियन है इसको एंडलेस सी बोला जाता है और ये हमारे कंटिनेंट के बिल्कुल साउथ में पड़ता है। हान उसे बोलता है तो क्या तुम इस बार भी यहाँ पर चाबी ढूंढने के लिए आई हुई हो। हान की इस बात को सुनते फ्रियासिस थोड़ी शांत हो जाती है और वो हमें कुछ प्यारा सा सीन दिखा रही होती है। नहीं मेरा मतलब है कि वो अपने पेट का सीन दिखा रही होती है। और फिर फ्रियासिस बोलती कि हाँ मैं इस बार भी उन चाबी को कलेक्ट करने के यहाँ पर आई हूँ, मतलब कि फ्रियासिस फिर से एक और की को कलेक्ट करने वाली है। हान उसे बोलता है पहले तो तुम डेजर्ट में मिली और अब तुम ओशियन में आ गई, सच में तुम तो पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम यहाँ तक किस तरीके से पहुंची हो। फ्रियासिस बोलती मुझे ये बोट मेरी फैमिली से मिली और ये क्रू भी मुझे उन्हीं से मिले थे और साथ में मुझे थोड़े पैसे भी मिल गए थे, इसलिए अब मैं किसी आइलैंड के ऊपर से थोड़े मर्सनरी को भी हायर कर लूंगी और मुझे पक्का पता है कि मैं इन लोगों की मदद से जरूर उन चाबी को ढूंढ लूंगी। अब हान बोलता है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई मोस्ट आ जाए पिछली बार की तरह तो फिर तुम यहाँ पर क्या करोगी। तो हान की बात सुनते फ्रियासिस बोलती अगर ऐसा होता है तो फिर मैं जल्दी से जहाज को घुमाकर वहाँ से भाग जाऊंगी। हान उसे बोलता है तुम्हारे पास में इतना टाइम बचेगा ही नहीं, कोई भी मर्सनरी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, तुम इन सभी को यहाँ पर लाकर बस मौत की संख्या बढ़ा रही हो। तो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि तुम
ये सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ सकती हो, आगे आने वाले सारे मॉन्स्टर से हम अकेले निपट लेंगे। फिर आशीष बोलती सच में तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। हान उसे बोलता है मुझे माफ करना, पर हम यहाँ पर हमारे मिशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब चाहे हमारा मिशन कुछ भी क्यों ना हो, हमें वो पूरा करना ही पड़े। हान की इस बात को सुनते फिर आशीष थोड़ी चिंता में जाती है और वो बोलती कि क्या हो अगर तुम्हारा मिशन कभी मुझे मारने का हो। तो फिर आशीष की इस बात को सुनते हुए हान बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो सीधा बोल देता कि अगर कभी ऐसा होता है तो या तो मुझे मरना पड़ेगा या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। इन दो रास्तों के अलावा मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं होने वाला है। हान की इस बात को सुनते फिर आशीष बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बोलती चलो ठीक है फिर। इतना बोलते वो अपने साइड में से किसी छोटे से पॉकेट को निकालती और बोलती कि ये लो मेरे पास बस इतना ही है, मैं इन पैसों से मर्सनरी को हायर करने वाली थी पर अब मैं ये तुम्हें देने वाली हूँ। हान उसे बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। फिर आशीष बोलती है अरे चलो बस भी करो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि उसको लग रहा है कि हान को शर्म आ रही, जबकि उसको तो पता ही नहीं कि हान के लिए पैसे बहुत ही ज्यादा कम है। और हम देखते हैं कि फाइनली उसे लेना ही पड़ता। अभी एक नोटिफिकेशन भी आ जाती है, हान ने फ्री आशीष के साथ में नेगोशिएशन कर ली जिससे उसे 10,000 गोल्ड कॉइन मिल चुका। हान उन गोल्ड कॉइन को देखते हुए सोच रहा होता इतने से पैसों से तो बस मुझे 2 वॉर हॉर्स की स्टेचू मिल पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि स्टोरी के अंदर बार बार हमें वॉर हॉर्स की स्टेचू के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये चीजें आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। फिर आशीष हान से हाथ मिलाती और बोलती कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं इस बार भी तुम पर फिर से भरोसा कर रही हूँ और हाँ तुम मुझे ये नाम लेकर बुला सकते हो। फिर आशीष अपनी बात खत्म कर ही रही होती है तब हान उसे बोलता है मैं तुम्हें किड बोलूंगा, मतलब कि बच्चा बोलूंगा। फिर आशीष बोलती कि नहीं तुम मुझे अब से फिर आशीष बोलोगे। और हान यहाँ पर एक चीज जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, उस चाबी के बारे में कुछ है जो मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ। हान बोलता है कि हाँ ठीक है तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो अब फिर आशीष बोलती कि जब मुझे वो सारी चाबियां मिल जाएगी तब मुझे लगता है कि मैं उस चाबी की मदद से एक हाई डिमेंशन के रास्ते को खोल सकती हूँ। तो फ्री आशीष की इस बात को सुनते हुए हान पूरी तरीके से चौंक जाता है, वो भी सोच रहा था कि एक हायर डायमेंशन। हान फ्री आशीष को बोलता है कि आखिर तुम इस चीज से क्या करना चाहती हो। तो फिर आशीष बोलती है तो नॉर्मल सी बात है, मैं इस पूरे कंटिनेंट को बचाना चाहती हूँ। हान बोलता है कि आखिर हायर डायमेंशन तुम्हारे इस कंटिनेंट को किस तरीके से बचा सकता है। तभी फिर आशीष बोलती कि वो बात ये कि ये मेरे सपने में आया था। हान अपना सर पकड़ लेता और बोलता है कि ये तुम्हारा सपना, ये बार बार हर एक मिशन के अंदर तुम्हारा सपना ही बार बार आ रहा है। अब हान बोल रहा हो तो मैं अब आप सभी को बता दूं, फ्री आशीष ने अपने सपने के अंदर देखा था एक ऐसा फ्यूचर जिसके अंदर इसने कई हीरोज को फाइट करते हुए देखा था। उसने देखा था कि पूरा कंटिनेंट तबाह हो चुका और फिर इसी वजह से इसने इस पूरे कंटिनेंट को बचाने के लिए सोचा, पर इसको अपने इस गोल को पूरा करने के लिए कई सारी चाबी की जरूरत है और ये जो चाबियां ये इसको एक हायर डायमेंशन में लेकर जाएगी। अब तक हमने जितने भी मिशंस देखे उस सभी के सभी किसी न किसी तरीके से फ्री आशीष से जुड़े हुए हैं। तो फ्री आशीष बोलती क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? हान बोलते कि नहीं मैं बस कुछ सोच रहा था। तो फ्री आशीष मुझे बताओ कि आखिर तुमने इस बार कौन सा सपना देखा। तो हान के इतना बोलने के साथ ही फ्री आशीष हान को पूरे सपने के बारे में बता देती है। पर तब यहाँ पर अचानक से हम देखते कि स्टेज क्लियर हो चुका होता है और इसमें 1,70,000 गोल्ड कॉइन मिले होते हैं और साथ में शार्क्स के 3 आइटम मिले होते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो मिशन है इसके अंदर जो MVP वो KTO बना होता है। अब हम हान को देख रहे होते हैं जो कि धीरे धीरे करके यहाँ से गायब होने लगता है और वो जाते जाते फ्री आशीष को बोलता है लगता है कि हम फिर से अपने घर पर वापस जा रहे हैं। हान फ्री आशीष को बोलता है कि पर अगली बार जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हारे इस मर्सनरी वाले मिशन को पूरा करूंगा, तो चलो ठीक है हम फिर से मिलेंगे। हान इतना बोलते वहां से चला जाता है। पीछे से फ्री आशीष बस उसको देखती रह जाती, मतलब कि ये लड़की सच में हान के प्यार में पड़ी हुई है और ये अपने प्यार को बस कुछ महीने और कुछ सालों के बाद ही देख पाती। इस लड़की के दिल में सच में बहुत ही दर्द होता होगा। तो अब ज्यादा फालतू बकवास न करते हुए हमारा सीन यहाँ पर चेंज होता है। हमें वेटिंग रूम के अंदर को दिखाया जा रहा था, वहाँ पर बहुत ही रोशनी निकलती है। इसी के साथ में पार्टी 1 फिर से वापस आ चुकी थी। यहाँ पर आती वेलगेस्ट बोलता है ऐसा लगता है कि हमें अलग फॉर्मेशन की जरूरत होगी, तो क्या अब ये छोटा सा KTO हमारे साथ में फॉर्मेशन की ट्रेनिंग करने वाला है। अभी हान KTO को बोल KTO तुम अगले दिन सुबह मुझसे मिलोगे, तुम जल्दी से रिसेप्शन रूम के अंदर आ जाना। ये सुनकर KTO बोलता है कि पर मुझे शिप का काम भी खत्म करना है, ये काम मुझे सुबह ही करना होगा। हान उसे बोलता है कि तुम ये वाला काम रात को करोगे। KTO बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे तुम दिन में भी काम करवा रहे हो और फिर तुम मुझे रात को भी काम करने बोल रहे हो। पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। हान बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट उनको कभी फॉलो नहीं किया जाता है और अब तुम मुझे इस तरीके से तो मत देखो जैसे मैं कोई बहुत ही बुरा इंसान हूँ। मतलब हान इसके साथ में बुरा भी कर रहा है और बोल रहा है कि तुम मुझे बुरा मत मानो। इस वक्त KTO बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। वो KTO को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये मिशन खत्म हो जाने के बाद में मैं तुम्हें डबल वेकेशन पर भेजूंगा, मतलब कि तुम्हें दुगना रेस्ट मिलने वाला है। तब यहाँ पर KTO की हालत को देखते हुए वेलकिस्ट हंसने लग जाता है और बोलता है कि मुझे ये सब पसंद आ रहा है। वेलकिस्ट के इस तरीके के रूप को देखकर KTO तो डर चुका होता है। यहाँ पर अचानक से हमारा सीन चेंज होता है, हमें बाहर की तरफ फर्स्ट फ्लोर को दिखाया जा रहा होता है। जब वेटिंग रूम से बाहर जा रहा होता है तब वो सामने की तरफ किसी को देख रहा होता है और वो हान से बोलते कि मुझे बताओ कि आखिर वो म्यूजिशियन कैसा कर रहा है। हम देखते कि और कोई नहीं बल्कि योल्का होती है। उसे बोलता है कि तुम तीसरे फ्लोर की जगह यहाँ पर पहले फ्लोर के ऊपर क्या कर रही हो। योल्का बोलती कि कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा ऐसी घूम रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आकर थोड़ा रुक गई। हान उसको बहुत ही ज्यादा घूर घूर कर देखने लग जाता है। योल्का बोलती है अगर तुम ऐसे क्या देख रहे हो। हान बोलता है कि तुम घूम रही हो वो भी पहले फ्लोर पे। योल्का बोलती मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूंगी, आखिर इन सबसे तुम्हारा क्या लेना देना है। योल्का बोलती कि जरा तुम इस तरफ देखो, जब तुम सभी लोग मिशन के ऊपर गए थे तब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। हम देख सकते कि योल्का ने शायद यहाँ पर कोई विंड मैजिक को परफॉर्म किया होता है, पर ये चीज अभी उसने पूरी नहीं करी होती, पर वो बोलती कि मैं इसको जल्दी सीख लूंगी। मान को देख सकते हैं जो कि शायद योल्का को थोड़ा सा देखकर इंप्रेस हो चुका होता है। तभी वो इजेले को आवाज लगाता है, बोलता है कि इजेले मुझे बताओ कि आखिर हमारे पास में और कितने
रिप्ले स्टोन बचे हुए हैं। पहले बोलती कि हमारे पास में लगभग 7 रिप्ले स्टोन बचे हैं। हान बोलता कि तो ठीक है, फिर उनमें से एक तुम इस योल्का को दे दो और जो भी नोटिफिकेशन होगी उसमें लिख देना कि ये चीज मैंने लिया था। अब हान यहाँ पर रिप्ले स्टोन को योल्का को देने लगता है। उसे बोलता है कि तुमने अभी तक एक बार भी रिप्ले स्टोन का यूज नहीं किया, एक बार तुम्हें जाकर हमारे पिछले मिशन को देख लेना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर वो मैजिशियन किन किन मैजिक का यूज कर सकता है, इससे तुम्हें भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा। तो योल्का यहाँ पर हान से उस स्टोन को ले लेती है। अब इस वक्त हान वहां से जा चुका था और योल्का सामने वेटिंग रूम को देख रही होती है और वो धीरे धीरे करके वेटिंग रूम के अंदर जाने वाली है। कुछ ही देर में योल्का यहाँ पर उस मैजिशियन की जो भी वीडियोस है उन सभी को देखने वाली है। तो अब हमें सीधा केटीओ को दिखाया जा रहा होता है जिसमें वो अपने मैजिक का यूज करते वहाँ पर उस बोर्ड को चला रहा होता है। वो जैसे मैजिक का यूज करता है वैसे बोर्ड बहुत ही तेजी के साथ में जाती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि कैसे केटीओ ने वहाँ पर कई सारे शार्क्स को भी खत्म किया था और इसके अलावा वहाँ पर पानी के ऊपर भी चल पा रहा था। ये सारी की सारी चीजें हमें इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर योल्का वेटिंग रूम के अंदर जाकर रिप्ले स्टोन का यूज करते हुए पूरे मिशन को देख रही होती है। तो अब हमें वेटिंग रूम के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है। हम देख सकते हैं इस वक्त हमारा हान बाहर की तरफ योल्का का इंतजार कर रहा होता है। तभी जेले उसको बोलती क्या तुम आराम करने के लिए नहीं जा रहे, बहुत लेट हो चुका है, अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। हान उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर भी अपना आराम ही कर रहा हूँ। तभी जेले हान को बोलती है ये जो मैजिशियन योल्का है इसके मैजिक में बस यही खास बात है कि वो बहुत ही पावरफुल है पर इसके अलावा वो और किसी चीजों में काम नहीं आते, इसलिए मुझे लगता है कि मैजिक इंजीनियर वाला बच्चा वो ज्यादा काम का है। और सच में जो लड़की है वो जो योल्का है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट भी है। मुझे लगता है कि वो इतना सब कुछ डिजर्व करती है। हमारी जेले इतना बोलती वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद में हान वहाँ पर अकेला बैठा रह जाता है पर वो अभी भी वहाँ पर बैठे बैठे योल्का का ही इंतजार कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद में हमें अचानक से दिखाया जाता है कि वेटिंग रूम के दरवाजे खुलने लग जाते हैं। तभी हान अपनी साइड में देखते हुए बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है। अब योल्का वेटिंग रूम से बाहर आकर हान को देख रही होती है और हान को देखते हुए बोलती कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। योल्का मन में बोलती कि मैं उस मिशन को काफी तेजी स्पीड में देख रही थी पर फिर भी इसमें बहुत घंटे लग चुके थे और ये तब से बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। अब योल्का हान को बोलती कि सच में वो लड़का ग्रेट है, इतना जवान होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, उसकी जितनी उम्र में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, सच में ये बहुत ही ज्यादा गलत है। योल्का इतना बोलते हान के पास में बैठ चुकी होती। हान उसे बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें किसी भी मैजिशियन को उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए, वो कैसा दिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। योल्का बोलती कि पर फिर भी है तो वो एक बच्चा ही, सच में अगर मुझे पता होता कि फ्यूचर में इतना कुछ होने वाला है तो फिर मैं पहले से और भी ज्यादा पढ़ाई कर रही होती। तभी हान योल्का को बोलता कि अगर तुम चाहो तो तुम किसी दूसरी पार्टी में जा सकती हो। योल्का बोलती कि नहीं, मैं बस इसी पार्टी में हमेशा रहना चाहती हूँ, मैंने अभी तक हार बिल्कुल भी नहीं मानी है। योल्का इतना बोलते पक्का तो कर देती कि वो इस पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब योल्का की सारी बातें सुनते हुए हमारा हान बस उसी के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि सेम एरन भी बिल्कुल इसी की तरह था, वो भी ताकतवर बनकर हमारे साथ में रहना चाहता था पर आखिर में उसे हमारी पार्टी को छोड़ना ही पड़ा। तो योल्का खड़ी होने लगती है और बोलती तो हमें कल सुबह 7 बजे आना है ना, मुझे पक्का लगता है कि मुझे कल थोड़ा सा मौका तो मिलने वाला है, चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जाती हूँ। योल्का इतना बोलने के साथ ही उस जगह से निकल चुकी होती है और हमारा हान पीछे की तरफ अकेला बैठा रह जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है। तो अब अगले दिन के सीन के साथ ही हम किसी को देख रहे होते हैं जो कि कुछ चीजों को कागज पर नोट कर रहा होता है। वो बोलता है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी चल रही और सारी चीजें भी अब ठीक हो चुकी है, इसके ऊपर मुझे कोई डैमेज भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अब हम इसको मिशन में यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सारी बातें केटीओ बोल रहा होता है। केटीओ बोलता है कि अभी तक शिप के ऊपर हमारे पास में अच्छे वेपन बिल्कुल भी नहीं है और जो भी वेपन इसके ऊपर अभी अवेलेबल है उसको अभी तक हमने ठीक से सही जगह नहीं लगाया। उसके पास में लाड़ी भी होती है जो कि बोलती तुम्हारा मिशन तो ओशियन में होने वाला है ना, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ये फ्लाइंग शिप उड़ने वाली है। केटीओ बोलते कि अब बस करो, मेरा सर तो दुखने लग गया, अब मुझे बस आराम करना है, चलो अब सारे काम को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो केटीओ के इतना बोलने के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि ये जो कैपिटलिज्म होती है इसका मेंटेनेंस का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, साथ में उस बड़े से जहाज मतलब की कैपिटलिज्म को देख रहे होते हैं। इस जगह पर हमारा हान भी पहुंच चुका होता है। तो अब कई घंटों का काम करने के बाद में केटीओ अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे धोखा मिला है, मुझे बोला गया था कि मुझे बहुत आराम करने का समय मिलेगा और यहाँ पर आकर मुझे बिल्कुल हरूरा जितना ही काम करना पड़ रहा है। केटीओ जैसे इतना कुछ बोल रहा था वैसे एक नोटिफिकेशन आती है, लिखा होता है केटीओ कंप्लेन कर रहा है। तो इस चीज को देखकर इनका जो मास्टर होता है ये केटीओ के एक मिलिट्री हॉर्स गिफ्ट कर देता है। उसके इतना करते केटीओ के बिल्कुल सामने की तरफ मिलिट्री का ये हॉर्स अपीयर हो चुका होता है। इस चीज को देखकर केटीओ पूरी तरीके से चौंक जाता है। केटीओ बोलता है कि आखिर तुम मुझे बार बार ये वाली चीज क्यों दे देते हो, मैंने कितनी बार समझा दिया कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना बोलते केटीओ ने उस स्टेचू को साइड में पटक दिया, मतलब कि उसने मास्टर की गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। उस स्टेचू को साइड में पड़ा हुआ देखकर हान आता है और बोलता है कि अब इसके पास में कोई भी मालिक नहीं है तो इसलिए अब मैं इसको अपने पास में रख सकता हूँ। हान केटीओ को बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। अब हान लाड़ी को बोलता है कि लाड़ी जब तुम्हारे पास में करने को कुछ भी ना हो तब तुम हमारे जो भी लेवल्स जो भी सेक्टर्स है इन सभी के अंदर एंशिएंट रून्स को देखा करो। तो हान की इस बात पर लाड़ी बोलती है जो 30वां फ्लोर था उसके ऊपर काफी सारे एंशिएंट रून्स थे जो कि तुम्हारे काम आ सकते हैं। हान बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें बता दूं 40वें फ्लोर के बाद में तुम्हें और भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पर और भी ज्यादा एंशिएंट रून्स आ सकती है, तो इसलिए तुम्हें इन सब की आदत हो जानी चाहिए। अब हान केटीओ को बोलता है केटीओ क्या ये शिप पूरी तरीके से तैयार है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है
ना। केटी बोलते क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसकी जो सेलिंग है मतलब कि इसको चलाने का काम भी बिल्कुल ठीक है, पर इसके ऊपर कोई भी वेपन नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज तुम्हें शिप पर नहीं मिलने वाली। इस चीज को इंस्टॉल करने के लिए हमें और भी ज्यादा समय लगेगा और ये चीज मैं और लाड़ी मिलकर अकेले तो नहीं कर सकते। अब केटी हान से बोलता है पर ये सब तो छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर जो लड़की मैजिशियन है आखिर वो हमारे साथ में इतना ट्रेनिंग क्यों कर रही है और वो बार बार हमारे पास में क्यों डोलती रहती है, हमारी पार्टी तो पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है ना। तब यान उसे बोलता है कि तुम एक बार थोड़ा सोच कर देखो, तुम्हें खुद ही इसके बारे में समझ में आ जाए। केटी बोलता है जब हम ट्रेनिंग करते तो हमारे साथ में ट्रेनिंग करती है और इसके अलावा ट्रेनिंग हॉल के अंदर वो विंड मैजिक को यूज कर रही है, जबकि वो तो फ्लेम मैजिक यूज करती है। अभी उस विंड मैजिक को ठीक से यूज भी नहीं कर पा रही, पर फिर वो पागलों की तरह उसी के पीछे पड़ी हुई है। अब हान उसे बोलता है कि मुझे बताओ वो दूसरे एलिमेंट मैजिक मतलब कि विंड मैजिक को सीख सकती है या फिर नहीं। तभी केटीओ बताता है ये जो एलिमेंट के मैजिशियन होते हैं ये बस एक ही एलिमेंट को हैंडल कर पाते हैं और मुझे तुम्हारी मैजिशियन को देखकर तो नहीं लगता कि वो उन कुछ रेयर मैजिशियन में से एक हो सकती है जो कि एक से ज्यादा एलिमेंट को यूज कर पाते हैं। तो केटीओ की इस बात को सुनते हुए हान थोड़ा सा उदास हो चुका होता है और इसी के साथ में हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पर टाउनिया को दिखाया जा रहा होता है और अब हम टाउनिया के अंदर ही वेटिंग रूम के दरवाजे को खुलता हुआ देख रहे होते हैं और फिर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा होता है कि 33वां फ्लोर जल्दी 10 सेकंड के अंदर ओपन होने वाला है। हम वेटिंग रूम के अंदर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं इसके अंदर 32 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं और अब 33वां फ्लोर ओपन होने वाला है। पर यहाँ पर एक और चीज है, इस वाले लेवल के ऊपर हमारी जो एयरशिप है उसको यूज किया जा सकता है। तो अब 10 सेकंड खत्म हो जाते हैं और एक खतरनाक सी रोशनी के साथ में हमारा सीन चेंज हो जाता है। हमें एक जहाज को दिखाया जा रहा होता है और साथ में हम देख सकते हैं ये सभी फिर से ओशियन के अंदर ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं। एक नोटिफिकेशन में हमें दिखाया जा रहा है इस बार इनको फिर से एक्सप्लोरेशन करना और इन्हें अपने आसपास के एरिया को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो अब हमें अगले सीन में हमारी फ्रियासिस को दिखाया जा रहा होता है जो कि पीछे मुड़ते हुए बोलती कि तो फाइनली तुम सभी लोग वापस आ चुके हो। तो अब हम फ्रियासिस के पीछे की तरफ हमारे 5 हीरोज को देख रहे होते हैं पर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी होती है जिसमें लिखा होता है कि एक सब क्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इस क्वेस्ट के अंदर इनको बस अपनी एयरशिप को यहाँ पर समन करना होता है। ऐसा करने के साथ में इनको एक रिवॉर्ड मिलेगा जिसके अंदर इनको एक हिडन स्टेज मिलने वाली है। वहाँ इस चीज को देखते हुए सभी के साथ में बातें करने लग जाता है। जेना बोलती इस तरीके का क्वेस्ट तो हमने एक बार रेगिस्तान में भी किया था। तभी निरेशा बोलती हमें बस यहाँ पर बोट को समन करना है, सच में तो बहुत ही ज्यादा इजी है। खान बोलता है कि पर ये थोड़ा सस्पिशियस भी है। इस वक्त इन सभी के पास में फ्रियासिस भी खड़ी होती है क्योंकि बोलती कि आखिर तुम सभी लोग क्या बातें कर रहे हो, प्लीज मुझे भी तुम सभी के साथ में बातें करने दो। तब यान फ्रियासिस को बोलता बस तुम थोड़ी देर रुको, मैं इन सभी लोग अभी जो बात कर रहे वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। फ्रियासिस अपने बाल ठीक करते बोलती ठीक है मैं समझ गई। तो हान के एक बार में बोलते फ्रियासिस मान जाती है। तो इसी तरीके से ही सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और ये सब क्वेस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मास्टर यहाँ पर सभी हीरोज की जो ओपिनियन है उसके बारे में जानना चाहता है। वो इस चीज के अंदर देख रहा होता है कि हमारा हान इस चीज के लिए थोड़ा सा मना कर रहा होता है और साथ में वेलकिस्ट भी इस चीज के लिए मना कर, पर जो जेना नेरेसा और केटीओ इनको इस मिशन को करने या फिर ठुकराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा हान इस मिशन के बारे में मन में सोच रहा होता है, बोलता है कि एक सिंपल सा सब क्वेस्ट है पर इसके अंदर हमें हमारी एयरशिप को समन करना होगा। मैं जब मास्टर था तब मैंने कई हजारों बार में सब क्वेस्ट करे थे पर मैंने इस तरीके का सब क्वेस्ट आज से पहले कभी भी नहीं किया। अब हान फ्रियासिस से बोलते हैं कि फ्रिया मुझे बता कि तुम्हें जमीन को छोड़े हुए कितना टाइम हो चुका है। फ्रिया बताती कि मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से मैं समुद्र के अंदर ही हूँ। तो इस चीज को सुनकर हान समुद्र की तरफ देख रहा होता है और बोलता है तो फिर हम जमीन से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं। पर तभी हम देखते वहाँ पर इजेली की आवाज आने लगती है जो कि बोलती कि तुम मैजिशियन वाले बच्चे। उसको देखते बोलता है इजेले तुम यहाँ क्या कर रही हो। इजेले बताती कि मास्टर ने ऑर्डर किया कि ये बच्चा जल्दी से एयरशिप को समन करे। केटीओ बोलते क्या सच में मुझे अभी करना होगा। अब इजेले बोलती कि तुम्हें पता ना अगर तुम मास्टर के ऑर्डर को नहीं मानते हो तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। केटीओ हान की तरफ को देख रहा होता है पर हान उसको सर हिलाते हुए मना कर रहा होता है। इसी के साथ में एक नोटिफिकेशन हमारे मास्टर को जाती है, लिखा होता है कि हान सब क्वेस्ट को करने से मना कर रहा है, चाहता है कि इस क्वेस्ट को नहीं किया जाए। तभी जेना बोलती पर हम अपनी एयरशिप को यूज तो कर सकते, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हान उसे बोलते कि वो सब तो ठीक है पर मुझे कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है। जेना बोलती कि हाँ बात तो सही है, मुझे भी अजीब तो लग ही रहा है। तो अब यहाँ पर मास्टर पे डिपेंड करता है कि वो आखिर क्या करना चाहता है। पर हम देखते कि मास्टर भी हान के साथ में राजी होता है, अभी इस क्वेस्ट को करने से मना कर देता है। तो इसी के साथ में हम फ्रियासिस की शिप को कुछ देर बाद देख रहे होते हैं। हान बताता है कि हम शिप के अंदर पर अभी भी मोस्टर आ रहे थे और वो मोस्टर इस बड़े से जहाज के सामने कुछ भी नहीं थे। इस वजह से हमारा ये मिशन बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो जो फ्रियासिस है उसने बता दिया कि आखिर वो कहाँ पर जा रही है। उसने बताया कि समुद्र के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक एंशिएंट ड्रैगन का एक टेम्पल है। उसने बोला कि उसने उस टेम्पल के अंदर एक चमकती हुई चाबी को देखा था और ये सारी चीजें उसने अपने सपने में देखी थी। अब हम देख रहे होते कि हान और जेना इस वक्त आराम कर रहे होते हैं। हान मन में बोलता है कि सच में इसके जो सपने ये हमारे काम तो आ रहे हैं। जेना बोलती कि मिशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काश इस वक्त हमारे साथ में योल्का भी होती। हान तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। हान बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मिशन के बारे में या फिर योल्का के बारे में। जेना बोलती कि तुम हमेशा मिशन के बारे में क्यों बोलते रहते हो, तुम्हें कभी कभी मिशन के ऊपर भी मजे करने चाहिए। ये सुनकर हान बोलता है तुम्हें पता नहीं कि जो भी अपना गार्ड डाउन कर देता है वो कभी न कभी जल्दी ही मारा जाता है। ये सुनकर जेना बोलती हाँ ये सब तो ठीक है पर मुझे नहीं लगता कि हमारे इस मिशन के अंदर कोई भी खतरा आने वाला है। तो जेना कितना बोलती है अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी वन एक स्पेशल फील्ड के अंदर जा चुकी, मतलब कि ऐसा समझ लो कि ये किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जा चुके हैं। अब हान और जेना अचानक से उठ जाते हैं। हान ऊपर की तरफ देखते बोला तो कि एक
स्पेशल फील्ड, मुझे इसके बारे में बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से अपनी शिप को यहाँ से घुमा लेना चाहिए। हान इतना बोलता है कि पर तब यहाँ पर किसी की अजीब सी खतरनाक सी आवाज आती है, जो कि बोल रहा था कि तुम मेरे इलाके के अंदर अपने इतने गंदे पेड़ लेकर कैसे आ गए, और अब जब तुम यहाँ पर आई चुके हो तो फिर तुम अब यहाँ से जाने की कोशिश कैसे कर रहे हो। इसी के साथ में हम हमारी फ्रियासिस को देख रहे होते हैं, जो कि अपना सर झुकाकर वहाँ पर खड़ी होती और उसी के पास से वो आवाज आ रही होती, इसमें वो बोलता है कि तुम कमजोर हीरोज, तुम मेरी बात सुनो, बाकी दूसरे गार्डियंस की तरह तुम हमें कभी भी हंट नहीं कर पाओगे, बल्कि अब यहाँ पर तो हम तुम्हारा शिकार करने वाले हैं। तुम सभी ने अब तक जितने भी पाप किए उन सभी की कीमत तुम्हें नेचर के लॉ के हिसाब से चुकानी पड़ेगी। तो फ्रियासिस की तरफ देखते हुए हमारा हान उससे बोलता कि आखिर तुम कौन हो। हान जैसे ये बोलता वैसे फ्रियासिस अपना सर उठाकर हान को देख रही हो और फिर अचानक से उसके फेस के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्माइल आने लगती है और फाइनली फ्रियासिस के फेस के ऊपर एक खतरनाक सी एक बहुत ही इवल स्माइल होती और वो हान को देखते हुए बोलती कि अब मैं शिकार पर निकल चुका हूँ, अब मेरा शिकार यहाँ पर चालू होता है। फ्रियासिस थोड़ी देर तक इसी तरीके से हंसती रही, सच में उसकी स्माइल बहुत ही खतरनाक लग रही होती, पर तभी अचानक से उसकी बॉडी पीछे की तरफ को गिरने लग जाती। इस वक्त फ्रियासिस पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी होती है। उसको पीछे गिरता हुआ देखकर हान उसके पास में जाता है और उसको सीधा जाकर पकड़ लेता है, पर तब यहाँ पर अचानक से कई सारे वार्निंग के नोटिफिकेशन आने लगते हैं और इस वार्निंग के नोटिफिकेशन के साथ में आसपास की पूरी जगह बहुत ही तेजी से हिलने लग जाती और तभी हम दूसरी तरफ से जेना को चिल्लाते हुए देख रहे होते, जो कि हान का नाम पुकार रही होती। हान उसको बोलता, हाँ क्या हुआ, उधर क्या चल रहा है। जेना बोलती, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर अचानक से कुछ होने लग गया। जेना कितना बोलती, अचानक से उनकी शिप के पीछे की तरफ कोई खतरनाक सी चीज नीचे से निकलने लग जाती, क्योंकि हम देख रहे होते वहाँ पर खतरनाक सी लेयर ऊपर की तरफ को उड़ चुकी होती और उस पानी के अंदर से अचानक से कुछ अजीब सी टेंटिकल जैसी कोई चीज निकल रही होती और फिर फाइनली हमें पता चलता है कि इस जगह पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ चुका होता है और वो ऑक्टोपस यहाँ पर आने के साथ इस पूरे शिप को चारों तरफ से पकड़ चुका होता है। इस ऑक्टोपस का नाम क्राकेन होता है, जो कि एक लेवल 38 का मोस्टर होता है। इस मोस्टर के यहाँ पर आने से बहुत ही खतरनाक सी आवाज भी होती है, जिस वजह से अंदर से वेलकिस्ट भी भागता हुआ आ रहा होता है। वो बोलता है, इतनी शांति थी इसलिए मुझे तो पता ही था कुछ ना कुछ होने वाला है। अब हान चिल्लाते वेलकिस्ट को बोलते, जल्दी से इसके टेंटिकल की तरफ चलो, पहले उस वाले टेंटिकल को काटना होगा जो कि इस शिप को पकड़ा हुआ है। हान इतना बोलता है कि तब यहाँ पर अचानक से कोई चीज होने लग जाती। वो देखता है कि सामने की तरफ में ये जो बड़ा सा क्राकेन आया होता है अचानक से फिर से पानी के अंदर जाने लग जाता है। हान बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वेलकिस्ट बोलता है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया, ये मोस्टर अचानक से खुद ही पानी के अंदर लौटता जा रहा है। ये क्राकेन जैसे ही पानी में जा चुका होता है उसी वक्त वहाँ पर कोई एक अजीब सी परछाई भी बन चुकी होती है। वेलकिस्ट बोलता है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी के अंदर कोई चीज है। अब सभी लोग अपने शिप की कोने के ऊपर आ जाते हैं। फ्रियासिस बोलती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। हान चिल्लाते फ्रियासिस को बोलता है, जल्दी से तुम इस शिप की कंट्रोल के पास जाओ और जल्दी से इस शिप को यहाँ से घुमाने की कोशिश करो। कितना बोलने के साथ ही वहाँ पर एक खतरनाक सी दहाड़ने की आवाज आती है और फिर हम फ्रियासिस को इस शिप की कंट्रोल की तरफ जाते हुए देख रहे होते हैं, मतलब कि शिप के व्हील की तरफ जाते हुए देख रहे होते हैं। फ्रियासिस बोलती, पर यहाँ पर चल क्या रहा है। हान बोलता है कि तुम बस जल्दी से वहाँ चली जाओ, हमारे पास में कुछ समझाने का टाइम नहीं। हान इतना बोलता है कि तभी उसके पीछे की तरफ से पानी की एक बहुत बड़ी वेव ऊपर की तरफ उड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज फिर से अंदर से बाहर निकली होती है। अब हम अचानक से उस ऑक्टोपस मोस्टर मतलब कि उस क्राकेन को पूरी तरीके से मरा हुआ देख रहे होते हैं। इस वक्त उस क्राकेन की बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है। ये सारे सीन को नीचे की तरफ से हमारी जेना देख रही होती है और साथ में हमारा हान और फ्रियासिस भी इस चीज को देखकर चौंक चुके होते हैं और वहीं यहाँ पर शिप के जितने भी क्रू मेंबर होते हैं सभी के सभी उसको देखकर बोलती कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेरेसा बोलती, मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा। नेरेसा के इतना बोलने के साथ ही अचानक से वहाँ पर डेंजर के नोटिफिकेशन आने लगते हैं और अब फाइनली हमें वहाँ पर एक खतरनाक सा ड्रैगन दिख रहा होता है, जिसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने क्राकेन मोस्टर भी बहुत ही छोटा लग रहा होता है। हमें पता चलता है कि एक वाटर ड्रैगन होता है जिसका लेवल 64 होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब इस वक्त इस ड्रैगन के सामने हमारे हान की छोटी सी शिप खड़ी होती जो कि इस वक्त वहाँ से घूमते बस भागने की कोशिश कर रही होती। अब हान चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये बॉस मोस्टर क्या कर रहा है, ये तो 33वां फ्लोर है, इसको तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। जेना चिल्लाते बोलती, मुझे तो लगा था कि तुम ड्रैगन के एक्सपर्ट हो। हान बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें लगता है कि 20वें फ्लोर पर जो ड्रैगन था क्या वो इसके सामने कुछ लगता भी है? वो तो एक छोटा सा ड्रैगन था, वो तो इसके छोटे से पंजे के बराबर भी नहीं है। अब अचानक से एक नोटिफिकेशन आती जिसमें लिखा होता है कि मिशन का टाइप चेंज हो चुका है। अब मिशन का टाइप इस जगह से भागने का होता है, इन सभी को डेंजर जोन से बाहर निकलना होगा और सबसे जरूरी चीज फ्रियासिस का बच पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हान चिल्लाते हुए सभी को बताता है कि मिशन चेंज हो चुका है, हमें इस ड्रैगन को मारने की कोशिश नहीं करनी है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वेलकिस्ट बोलता है कि पर हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे, जो हवा की दिशा वो हमारे खिलाफ काम कर रही है। जेना बोलती, तो फिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। हान बोलता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी से शिप को घुमाकर यहाँ से भागना चालू करो। हान इतना बोलता है कि तभी हम देख सकते हैं कि उस शिप के ऊपर का जितना भी सामान होता है वो एक तरफ को गिरने लग जाता है। इस वक्त उस ड्रैगन की वजह से एक ऊंची सी लहर उठी होती है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी होती है।
शिप के टेढ़ा होने की वजह से इस पर जितने भी क्रू मेंबर होते हैं सभी के सभी एक एक करके गिरने लग जाते हैं। अब ये वाटर ड्रैगन अचानक से शिप के नीचे की तरफ से निकलता है, इसकी वजह से इसे पूरी तरीके से पलटने लग जाती है। वाटर ड्रैगन बाहर निकलने के साथ ही खतरनाक सी रोर कर रहा होता है, जिस वजह से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि ड्रैगन की रोर की वजह से वाटर की ब्लेसिंग चालू हो चुकी है। मतलब कि ऐसा लगता है कि अब शायद यहाँ पर मॉन्स्टर भी आने वाले हैं। अब हम शिप के ऊपर हान और वेलकिस्ट को देख रहे होते हैं। हान मन में सोच रहा होता है कि इस मिशन को क्लियर करने का कोई ना कोई तो तरीका हो सकता है। वेलकिस्ट बोलता है कि अब आखिर हम इस ड्रैगन के खिलाफ में क्या कर सकते हैं, इस जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ तो हम बचकर भाग भी नहीं सकते। अब हान चिल्लाते फ्रियासिस को बोलता, फ्रिया मुझे बताओ कि क्या हमारे शिप के ऊपर कोई स्पेशल डिवाइस है। फ्रिया याद करने लगती है और बोलती मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी केटीओ बोलता है कि हाँ मैंने इस शिप के आसपास में देखा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो सकता है। केटीओ बोलता है कि ये जो शिप है मुझे ऐसा लगता है कि एक एयरशिप था जिसको कि मॉडिफाई करके एक नॉर्मल सा शिप बना दिया गया। अब बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। फ्रियासिस बोलती तुम्हें टाइम किस चीज के लिए चाहिए, आखिर तुम क्या करने वाले हो। फ्रियासिस इतना बोलती कि तभी केटीओ व्हील के पास में कोई एक लकड़ी के ऊपर किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। अभी हम देखते हैं उस जगह पर कोई एक बटन होता है। केटीओ बोलता है कि अब ये सिर्फ एक्सेलरेट होने वाला है, मतलब कि अब ये तेज चलने वाला है। तो केटीओ के उस बटन को दबाने के साथ फ्रियासिस का शिप बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने लग जाता है। इस चीज को देखते फ्रियासिस बोलती तुमने कर दिया, अब हमारा शिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। और तभी केटीओ बोलता है कि ये बस थोड़ी देर के लिए, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से कोई ना कोई प्लान तो बनाना होगा, ये शिप ज्यादा देर तक तेजी से नहीं चलने वाला। इस वक्त इनके पीछे की तरफ से वाटर का ड्रैगन फिर से चिल्लाने लग जाता है। उसके चिल्लाने की वजह से एक नोटिफिकेशन आता है, इसमें लिखा होता है कि ड्रैगन के चिल्लाने से यहाँ का वेदर चेंज होने लग गया। अब अचानक से चारों तरफ बादल छा चुके होते और अब यहाँ पर बारिश भी चालू हो चुकी होती है। हाँ इस बारिश को देखते बोलता है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये ड्रैगन तो इस जगह के वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। भान केटीओ को बोलता है कि हम जाकर तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, मुझे बताओ कि आखिर एयरशिप को समन करने में कितना समय लगेगा। ये सुनकर केटीओ बोलता मुझे 10 मिनट की जरूरत है। अब हान अपने मास्टर को सजेस्ट करता है उसे यहाँ पर एयरशिप की जरूरत पड़ेगी। मास्टर हान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो इस वक्त अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे 10 मिनट तक संभालना होगा। 10 मिनट वो भी ऐसी हालत में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हान इतना बोलते हुए केटीओ को भी देख रहा होता है जो कि इस वक्त अपने फॉर्मेशन को बनाना चालू कर चुका होता है। उसका फॉर्मेशन 30% तक बन चुका होता है, पर वो अभी भी लगातार अपने मैजिक पर फोकस किया जा रहा होता है। इस वक्त इनकी शिप भी बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रही होती है। पीछे से वो ड्रैगन चिल्लाते बोला था कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, तुम मरने से पहले जितना स्ट्रगल करना चाहते हो तुम उतना कर सकते हो। इतना बोलने के साथ इस वाटर ड्रैगन ने यहाँ पर एक सुनामी भी मचा दी होती, मतलब की लहरें अब और भी ज्यादा ऊंची होने लगती है। इसी के साथ में इन ऊंची लहरों के अंदर ही हम खतरनाक से मॉन्स्टर को भी देख रहे होते हैं। अब एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है मॉन्स्टर की वेव चालू हो चुकी है। यहाँ पर टोटल 32 मरमेड आ चुकी है और साथ में यहाँ पर 5 वाटर के हैचलिंग भी आ चुके हैं। हैचलिंग कौन से मॉन्स्टर ये तो मुझे नहीं पता, पर हम इनको जल्दी देखने वाले। सभी मॉन्स्टर अचानक से पानी के अंदर से ही जंप कर देते हैं और इनकी जंप इतनी खतरनाक होती है कि सीधा उस शिप के ऊपर ही जाकर लैंड हो जाता। अब हम इन सभी मरमेड और यहाँ पर हैचलिंग को देख रहे होते हैं। हैचलिंग ये अजीब सा कोई पोकेमॉन वाला ड्रैगन होता है। इन सभी मॉन्स्टर को देखने के साथ ही वेलकिस्ट तो बोलता है फाइनली अब यहाँ पर कुछ तो है जो कि मैं कर सकती हूँ। वेलकिस्ट और नेरेसा को बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना, हाइड करते करते तुम शिप के ऊपर ही रहना। वेलकिस्ट बोलता है कि हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं शिप के ऊपर ही रहने वाला हूँ। इस वक्त हम हमारी क्यूट सी फ्रियासिस को देख रहे होते हैं जो कि शिप को अच्छे से चला रही होती है। वो बोलती है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर आने से पहले मैंने जो शिप को चलाने की लेसन ली थी वो मेरे इतना काम आ जाएगी। अब जिना चिल्लाते हान को बोलता हान हमें इस ड्रैगन के खिलाफ में क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन नीचे की तरफ से अटैक करने वाला है। हान उसे बोलता है कि हमें ड्रैगन के खिलाफ में अभी कुछ भी नहीं करना। हान इतना बोलता है कि तब यहाँ पर नोटिफिकेशन आने लगा, इसमें लिखा होता है कि शिप डूबना चालू कर चुका है। देख सकते हैं कि शिप के चारों तरफ काफी बड़े बड़े से छेद बन चुके होते हैं। फ्रियासिस चिल्लाते हान से बोलते कि हान आखिर हमें क्या करना चाहिए, पर इस वक्त हमारा हान फ्रियासिस की बातों को नहीं सुनता। वो बस लगातार मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता और वो मन में बोलता है कि शुरुआत से ये मिशन हमारे लिए एक ट्रैप था। जिस वक्त हम स्पेशल फील्ड के अंदर एंटर हो गए थे उसी वक्त हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। हमने इस बार तो गलती कर दी, पर हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगली बार मैं इस तरीके की गलती कभी नहीं करूंगा। हम सभी को चिल्लाते बोलता है जितने भी कमजोर मॉन्स्टर है बस उन्हीं को मारो, और अभी सबसे ज्यादा जरूरी हमें डायमेंशन पोर्टल को प्रोटेक्ट करना है। बस कोशिश करना कि कोई भी मॉन्स्टर केटीओ के पास में ना पहुंच पाए। हान के इतना बोलने के साथ ही हम उस डायमेंशन पोर्टल को देख रहे होते हैं जो कि अब 73% तक पूरा हो चुका होता है और उसको अभी भी बनने में कुछ मिनट का समय बचा होता है। अभी भी शिप के ऊपर कई क्रू मेंबर बचे होते हैं, इनमें से एक क्रू मेंबर को हम यहाँ पर मरते हुए देख रहे होते हैं। अब इसी के साथ में इस शिप की जो स्पीड थी वो भी घटती जा रही होती है। इसका एक्सीलरेशन पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है और शिप के ऊपर जितने भी क्रू मेंबर होते हैं उस सभी के सभी एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। फ्रियासिस बोलती हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मेरी वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं। हान फ्रियासिस को बोलता अगर तुम मेरे साथ में काम करोगी तो तुम्हें इस चीज की आदत डल जानी चाहिए। फ्रियासिस बोलती ठीक है मैं समझ गई। फ्रियासिस इतना बोलती कि तभी उनको अचानक से किसी चीज की आवाज आती, इसमें वो देखते कि केटीओ जोर से चिल्ला रहा होता है। वो बोलता कि डायमेंशन पोर्टल को ओपन किया जाए। इतना बोलते हुए उसने अपने मैजिक को पूरी तरीके से परफॉर्म कर दिया होता है। अब एक नोटिफिकेशन आती जिसमें लिखा होता है डायमेंशन पोर्टल बन चुका है और अब इस जगह पर एयरशिप को समन किया जा सकता है। हम इस डायमेंशन पोर्टल को देख रहे होते हैं जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसका साइज यहाँ पर फ्रियासिस की शिप से तो बड़ा ही होता है। अब एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें मास्टर को पूछा जा रहा होता है क्या आप एयरशिप को समन करना चाहते हैं। मास्टर इस पर यस पर क्लिक करता है। उसके यस पर क्लिक करने के साथ ही इस पोर्टल के
अंदर से जो एयरशिप होता है वो समन होना चालू हो जाता है। शिप के आने के साथ ही केटीओ चिल्लाते बोलता है कि मैं शिप के ऊपर जा रहा हूँ, मैं उसको जाकर जल्दी से तैयार कर। उसकी इस बात को सुनते हुए बाकी के सारे हीरोज भी उसके पीछे आने लगते हैं। हान बोलता है कि हमारा वाला शिप जल्दी से पानी में डूबने वाला है, इसलिए सभी के सभी जल्दी से एयरशिप के ऊपर चले जाओ। हान के साथ में नेरसा भी एयरशिप की तरफ को जा रही होती है और तभी अचानक से वाटर ड्रैगन की नजर इनकी तरफ को पड़ चुकी होती। वो इनको भागता हुआ देखकर अचानक से अपनी पूंछ को ऊपर उठाने लगता है। पूंछ नहीं मतलब कि अपनी टेल को ऊपर उठाता। ऊपर उठाने के साथ ही वो एक तगड़ा सा अटैक यहाँ पर फ्रियासिस की शिप के ऊपर कर देता है। वाटर ड्रैगन इस शिप के ऊपर अटैक करने के साथ बोल रहा होता है कि तुम सभी कमीनों यहीं पर मारे जाओ। इस वाटर ड्रैगन ने फ्रियासिस की शिप को एक ही बार में बीच में से 2 टुकड़ों में अलग कर दिया होता है। तो अब हमें दिखाया जा रहा होता है ये शिप जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। इसके ऊपर जितने भी क्रू मेंबर थे वो सब के सब पानी के अंदर होते, मतलब कि सारे के सारे क्रू मेंबर मारे जा चुके होते हैं। और वहीं हमारे हीरोज अपनी एयरशिप के ऊपर पहुंच चुके होते हैं जो कि समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रही होती है। फिर तभी पीछे से ओशियन ड्रैगन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि शिप चेंज करने की वजह से क्या तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे? मैं तुम में से किसी को भी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो उस ओशियन ड्रैगन की बात को सुनकर हान बोलता है कि ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है बल्कि ये हमारी एयरशिप है और अब तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। चलो ये सब तो ठीक है, पर हान ने यहाँ पर फ्रियासिस को गले क्यों लगा रखा है? तो अब हमें दिखाया था एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि एयरशिप अपनी हाइपर स्पीड एक्सेलरेशन का यूज कर रही है। इसके साथ में हम उस शिप के पीछे की तरफ कुछ अजीब सा बनता हुआ भी देख रहे होते हैं जो कि उसकी एक्सेलरेशन स्पीड होती है। अब एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है एयरशिप को समन करने से जो सब क्वेस्ट था अब वो एक्टिवेट हो चुका है और अब एक हिडन क्वेस्ट चालू हो गया है जो कि वाटर गॉड को हंट करना है, मतलब कि इस ओशियन ड्रैगन को हंट करना है। अब हमारी एयरशिप काफी तेजी के साथ में उस ड्रैगन से आगे निकल चुकी होती है और वो ओशियन ड्रैगन पीछे से बस चिल्लाता रह जाता है। इस शिप की स्पीड बहुत ही तेज होती है जिस वजह से हान फ्रियासिस को संभाल के खड़ा होता है। वो बोलता है कि एयरशिप सच में बहुत ही कमाल की चीज है, इसकी जो बेसिक चीजें भी हैं वो भी एक नॉर्मल शिप से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फ्रियासिस हान को बोले थे कि हान जरा रुको, बाकी लोगों का क्या होगा? हान बोलता है कि उनके बारे में भूल जाओ, वो सभी पहले ही मारे जा चुके हैं। अब जेना बोलते कि आखिर किस तरीके का मोस्टर था, ऐसा मोस्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हान बोलता अब इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? जिस ड्रैगन से हमने 20वें फ्लोर पे फाइट करी थी उस वाले ड्रैगन से ये वाला ड्रैगन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वो तो इसकी पूंछ के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं था। तभी हमारी नेरसा बोलती कि मैंने इस तरीके के मोस्टर के बारे में पहले सुना हुआ है, मैंने सुना था कि एक बहुत ही एंशिएंट स्पीसीज है जो कि समुद्र की बहुत ही गहराई में रहती है और इसको वाटर गॉड बोला जाता है। हान मन में बोलता है कि अगर हमारे पास में ये एयरशिप नहीं होती तो सच में ऐसा लगता है कि हम सभी के सभी अभी मारे जाने वाले थे। हमारी हालत सच में बहुत ही बुरी हो गई थी, पर फिर भी हमने इससे कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया है। मुझे इस बार इस 35वें फ्लोर के बॉस मोस्टर का जो अटैक का पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, तो अब बस हमें इसके लिए थोड़ी सी तैयारियां करनी पड़ेगी और तब जाकर हम इस बॉस मोस्टर को मार पाएंगे। और मुझे वापस लॉबी में जाने के बाद में मास्टर से थोड़ा टाइम मांगना चाहिए। हान के इतना बोलने के साथ ही अचानक से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है स्टेज क्लियर हो चुका है और हान, जेना और नेरसा तीनों लेवल अप हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर ये जो MVP होता है ये हमारी जेना बनी होती है। अब जेना बोलती चलो फाइनली स्टेज क्लियर हो गया, मैं बस घर जाकर बस आराम करना चाहती हूँ। जेना के इतना बोलते हुए नेरसा भी बोलता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी आराम करना चाहती हूँ, पर हमें इस बार मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। नेरसा की इतना बोलती अचानक से एक नोटिफिकेशन आती जिसमें लिखा होता है हिडन स्टेज अनलॉक हो चुकी। जो वाटर का ड्रैगन गॉड है वो अपने शिकार को इस तरीके से नहीं जाने देना चाहता और वो जल्दी अपने शिकार पे निकलेगा। तो इस नोटिफिकेशन को देखते हुए हान बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है। वो समझ चुका कि अब इनकी हालत खराब होने वाली है। तो एक नोटिफिकेशन में लिखा होता है आज रात को ये ड्रैगन अपने शिकार पे निकलेगा और इसी वजह से अब कोई भी लॉबी के अंदर वापस नहीं जा सकता है और इसके अलावा कोई भी हीरो इस वाटर गॉड के जो एरिया है उससे बाहर निकल के भी नहीं जा सकता है। और अब यहाँ पर जितने भी सभी हीरोज हैं उन सभी के लिए एयरशिप एक टेम्पररी बेस होने वाला है और अब जो मिशन है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें दिखाया जाता है 34वां फ्लोर चालू हो चुका है और इसके मिशन का टाइप अभी हमें नहीं पता चला है और इसमें लिखा हुआ है या तो तुम शिकार करोगे या फिर तुम उसके शिकार बन जाओगे। नोटिफिकेशन में लिखा है ड्रैगन सभी हीरोज की तलाश कर रहा है और धीरे धीरे टाइम के साथ में उसकी सेंस करने की ताकत बढ़ती जाएगी। हमारा हान इस नोटिफिकेशन को देखते बोलता है कि अब ये क्या बकवास है, आखिर ये सब क्या होने लग गया। वहीं दूसरी तरफ जेना भी उस नोटिफिकेशन को देख रही और वो बोलती कि अब ये क्या होने लग गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हान अपना सार पकड़ लेता है और मन में बोलता है कि अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते जब तक कि ये मिशन खत्म नहीं हो जाता। हमने अभी अभी एक मिशन कंप्लीट किया और उसके बाद में दूसरा मिशन चालू हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, हमेशा कोई ना कोई तो सोल्यूशन होता ही है। अब हमारे हान के इतना बोलने के बाद में हम उसकी एयरशिप को देख रहे होते जो कि अभी धीरे धीरे करके इस ओशियन के ऊपर से निकल रही होती है। हान बोलता कि मैंने सभी लोगों को बता दिया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने उनको बताया कि हमें एक हिडन मिशन मिला हुआ है जो कि एक सब क्वेस्ट था, इसके जो रूल्स है नॉर्मल मिशन से थोड़े अलग है। हम सभी को आपस में बात करता हुआ देख रहे होते हैं। ना बोलती तो अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं और ये सब उस हिडन मिशन की वजह से हो रहा है। पेलकिश बोलते कि सच में कितना ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। मेरे साथ बोलती कि सच में ये लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिल पाता है, ये सभी लोग ऐसी फालतू की बातें कर रहे होते हैं। तभी केटीओ अंदर से चिल्ला रहा होता है, उसको चिल्लाता हुआ देखकर हान बोलता है चलो ठीक है मैं केटीओ के पास में जा रहा हूँ, जेना तुम जब तक फ्रियासिस का ध्यान रखना। हान जैसे ही केटीओ के पास में जाता है केटीओ उसे बताता है कि हान देखो आखिर ये क्या चीज है। तभी हमें
हम एक अजीब सा कुछ मैप देख रहे हो जिसमें हम इनकी एयरशिप को भी देख रहे हैं और साथ में एक रेड कलर का बड़ा सा डॉट है। ये उस ड्रैगन की लोकेशन है। साथ में छोटे छोटे और भी डॉट बने होते हैं, उस सभी के सभी हिडन आइटम होते हैं। हान इस मैप को देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि हम उस वाटर ड्रैगन से कुछ समय के लिए बच सकते हैं क्योंकि उसका सेंस का लेवल अभी इतना ज्यादा नहीं है। हान केटीओ को बोलता है जो तैयारी हम लोबी के अंदर जाकर करने वाले थे वो सभी तैयारियां अब हमें इस मिशन के अंदर रहकर ही करनी पड़ेगी। केटीओ सारी बातें सुनते बहुत ही घबरा चुका होता है। अब एक नोटिफिकेशन इनके मास्टर को जाती है। इसमें लिखा होता है कि वो जो एयरशिप था वो पार्टी 1 के हीरोज का टेम्पररी बेस बन चुका है, तो इसलिए आपको इस शिप को थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर देना चाहिए। हम देख रहे होते कि मास्टर अलग अलग फैसिलिटीज पर क्लिक करते हुए इस शिप को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा होता है। इसी के साथ में अचानक से हान के पीछे कुछ अजीब सी चीज होने लगती है। उसके पीछे अजीब सी ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है। तभी उसके अंदर से हम हमारी इजेले को निकलता हुआ देख रहे होते हैं। इजेले बोलती यहाँ पर तुम्हारी क्यूट फेरी आ चुकी है। हान उसको देखते बोलता तुम्हें पता था ना कि हमारे साथ में मिशन पे क्या हो सकता है। इजेले बोलती कि हाँ मुझे बस थोड़ा सा अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, और हाँ अब जब ये तुम्हारा टेम्पररी बेस बन चुका है तो अब मैं यहाँ पर भी आ सकती हूँ। मैं यहाँ पर तुम सभी की हेल्प करने के लिए आई हूँ ताकि तुम सभी को ज्यादा काम ना करना पड़े और तुम सभी अपने मिशन पर ध्यान दे सको। अभी इजेले केटीओ के पास में जाती है और उसे बोलती है तुम्हारा जो डायमेंशन पोर्टल है उसको तुम सेकंड फ्लोर के B7 रीजन पर खोलो क्योंकि हम वहाँ से कुछ सप्लाई को मंगाने वाले। केटीओ बोलता है कि कुछ सप्लाई से तुम्हारा क्या मतलब है। इजेले बोलती है कि तुम देख नहीं रहे कि यहाँ पर पूरी जगह खाली पड़ी है, क्या तुम इस जगह पर जमीन पे सोने वाले हो। अब एक नोटिफिकेशन मास्टर को जाती है जिसमें लिखा होता है कि एयरशिप के अंदर इतनी सारी चीजों को लाने के लिए तुम्हें 50 जेम्स को यूज करना पड़ेगा और इसकी वजह से एयरशिप के अंदर एक लॉजिंग एरिया आ जाएगा। मास्टर इस पर यस पर क्लिक कर देता है। इसके साथ में उस एयरशिप के अंदर हमें एक टेबल और साथ में कई सारी चेयर्स को वहाँ पर आता हुआ देख रहे होते हैं। यहाँ पर बस इतना ही नहीं होता बल्कि इस एयरशिप के ऊपर काफी सारे बेड्स भी समन होने लगते हैं। समन से मेरा मतलब है कि काफी सारे बेड इस जगह पर आ चुके होते हैं। और बस इतना ही नहीं होता, बस इतना ही काफी नहीं होता कि अब यहाँ पर इस शिप के ऊपर ट्रेनिंग एरिया भी बन चुका होता है। मतलब कि सभी रोज इस जगह पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और साथ में इस एयरशिप के C5 रीजन के अंदर काफी सारे वेपन को भी समन किया गया होता है। मतलब कि इस शिप के ऊपर काफी सारे वेपन आ चुके हैं। और इस कैपिटलिज्म में मतलब कि एयरशिप के B1 रीजन के अंदर एक लॉबी को भी समन कर दिया गया होता है जहाँ पर बैठकर सभी लोग आपस में बातें कर सकते हैं। तो अब इतनी सारी चीजें यहाँ पर समन होने के बाद में ये जो एयरशिप है अब ये बिल्कुल एक बेस की तरह काम करने वाला है, मतलब कि एक लॉबी की तरह काम करने वाला है। हम सभी को बोलता है जैसे हमारी बेसिक तैयारियां पूरी हो जाएगी वैसे ही हम इस शिप को लेकर आगे की तरफ को बढ़ने वाले हैं। हम उस मैप के हिसाब से जो भी लोकेशन हमने देखी वहाँ पर जाने वाले हैं और ये चीज हम कल ही करने वाले हैं। वेलकिस्ट बोलता है कि आखिर इन निशानों की तरफ जाने पर क्या फायदा होगा। हान उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पर कुछ आइटम मिल सकते हैं। यहाँ पर 4 निशान है, मुझे बाकी सभी निशानों के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे एक निशान के बारे में पता है कि हमें वहाँ पर मरमेड टीयर्स मिल सकती है। ये एक ऐसा आइटम होता है जिसकी मदद से हम पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। ये चीज हम खुद भी बना सकते हैं। और इस चीज के लिए जो डंजन होती है वो हफ्ते में एक बार ही खुलती है, इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है। वेलकिस्ट बोलता है तुमने बोला मरमेड के टीयर्स, तो क्या सच में हम इस चीज से समुद्र के अंदर सांस ले पाएंगे। हान बोलता है कि हम समुद्र के अंदर सांस तो ले लेंगे पर इससे तुम्हें तैरने में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। हान सभी को बोलता है और इसीलिए अब हम पानी के अंदर फाइटिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये बात सुनते हुए चारों के चारों अजीब सा फेस बनाने लग जाते हैं। केटीओ तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। हान बोलता है कि तुम सभी ने यहाँ पर अजीब अजीब मोस्टर को तो देख ही लिया होगा, तो अब अगर हम पानी के ऊपर से फाइट करते तो हम उनसे ठीक से फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सभी पानी के अंदर लौट सकती हैं। जेना भूलती है हमें पानी के अंदर जाना पड़ेगा। ये चीज सुनकर ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वेलकिस्ट बोलता है कि पर पानी के अंदर तो हम अपनी सोर्ड को भी नहीं चला सकते, आखिर हम उनसे फाइट कैसे करेंगे। हान बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें नई स्किल्स को सीखना होगा। अब सभी के सभी फिर से उदास हो चुके होते हैं। हान सभी को बोलता है तुम अपना अजीब सा फेस क्यों बना रहे हो, कम से कम हमें आग के अंदर तो नहीं जाना पड़ेगा, इस बार हम पानी से निपटने वाले हैं, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है। हान इतना बोलते वहां से चला जाता है और कहीं पर जाते वो इजेले का नाम लेता है। हान के इतना बोलते इजेले अचानक से उसके सामने आ जाती है और बोलती मेरे प्यारी लोकी क्या तुमने मुझे बुलाया। हान उसे बोलता है कि मैं लॉबी में किसी से बात करना चाहता हूँ, क्या ये चीज पॉसिबल। इजेले बोलती मुझे नहीं पता कि ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं, क्योंकि मिशन का टाइम और लॉबी का टाइम बहुत ही अलग चलता है। हान बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सकती तो फिर तुम मत करो। हान के ऐसे फेस को देखकर इजेले बोलती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो इसी के साथ में अब हमें रात का सीन दिखाया जा रहा होता है। हम देखते हैं हान किसी से बातें कर रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि एडिस होती। एडिस बोलती क्या सच में तुम हान बोल रहे हो, क्या तुम अभी तक फ्लोर के ऊपर ही हो, अभी तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम वापस क्यों नहीं आए। हान उसे बताता है कि हम यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, मतलब ये भी उसकी टांग खींच रहा है। हान उसे बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। एडिस बोलती है हाँ ठीक है मुझे बताओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। इसी के साथ हम एडिस के डैगर को देख रहे होते हैं और फाइनली हम एडिस को देख रहे हैं। एडिस बोलती तो अच्छा अब हमें पानी के अंदर फाइट करनी पड़ेगी। हान उसे बोलता कि बस पानी के अंदर नहीं बल्कि तुम ऐसा समझ लो कि हमें समुद्र के अंदर फाइट करनी पड़ेगी। हान एडिस को बोलता है कि जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मास्टर वहाँ पर एक स्विमिंग पूल को समन कर देंगे, इसलिए मैंने तुम्हें जो भी चीजें बताई वो सब कुछ तुम दूसरों को भी बता देना। एडिस बोलती ठीक है मैं समझ गई, मैं सबको सारी चीजें बता दूंगी, बस तुम मर मत जाना और जल्दी जिंदा वापस लौटाना। अब हम इजेले को देख रहे होते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो अपनी पूरी पावर लगाकर हान को एडिस से बात करवा रही होती है। पर तभी हान उसको बोलता अभी एक और पर्सन है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। इजेले बोलती क्या सच में तुम अभी एक और से बात करना चाहते हो। हान बोलता है अरे यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है तुम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। इजेले बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम जो चाहोगे मैं सब कुछ करूंगी, ये सारी चीजें करना तो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल
नॉर्मल सी चीज है। इतना बोलते हुए जेले जोर से चिल्लाती है फेरी पावर। इसी के साथ में अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है। अब हमारा सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पर लॉबी के ऊपर मैजिक होल को दिखाया जा रहा होता है। वहीं पर हम किसी को पोषण बनाते हुए देख रहे होते हैं। हमारी ईयलका और इसकी साथी टिल्डा होती है। ईयलका बोलती कि उनको गए हुए 3 दिन हो गए। अभी टिल्डा बोलती कि आप इतनी चिंता मत करो, अगर उनके साथ में कुछ हो जाता तो फिर वो फेरी हमें जरूर बता देती। टिल्डा कितना बोलती है, अचानक से ईयलका को हान की आवाज आती है। हान उसे बोलता है कि तो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ईयलका बोलती कि तुम कहाँ पर हो, आकर तुम उससे बात कैसे कर पा रहे हो। हान उसे बोलता है कि मैं अभी भी मिशन के ऊपर ही हूँ। टिल्डा देख रही होती कि आखिर ईयलका किससे बात कर रही है। ईयलका बोलती तुम अभी भी मिशन पर हो, तुम्हें पता है ना कि लगभग 3 दिन गुजर चुके। हान उसे बोलता है कि हाँ हमारा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब ईयलका बोलती क्या तुम्हें पता है मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने स्पेल को बहुत ही ज्यादा ग्रेड कर लूंगी, मतलब कि मैं अपने उस विंड मैजिक को बहुत ही खतरनाक बना लूंगी। हान उसे बोलता है कि अरे तुम अपने विंड मैजिक को सीखना छोड़ दो, तुम्हें किसी दूसरे एलिमेंट मैजिक को नहीं सीखना चाहिए, ये चीज तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगी। ईयलका बहुत ही दुखी हो जाती है और बोलती है अच्छा ऐसी बात है। हान उसे बोलता है वैसे तुम बोल रही थी कि तुम किसी मिशन पर। ईयलका बोलती कि मुझे पता कि तुम्हारे पास में पोशंस नहीं होंगे, इस वजह से मैं और टिल्डा मिलकर इंटरमीडिएट के पोशंस बना रहे हैं, जिसको कि हम डायमेंशन पोर्टल की मदद से तुम्हारे पास में भेज देंगे। हान उसे बोलता है कि नहीं तुम्हें ये भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो केटी वो एडवांस हीलिंग पोशन बना सकता है। ईयलका इस वक्त पूरी तरीके से शांत हो चुकी होती है। ईयलका बोलती है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं इन पोशन को नहीं बनाऊंगी। उसे बोलता है कि वैसे तुमने जितने पोशंस बना दिए हम उन सभी को लेना चाहते हैं और इस चीज के लिए मैं तुम्हें और टिल्डा को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हान ईयलका को बोलता है कि 20वें फ्लोर के ऊपर तुमने अपने फ्लेम मैजिक से उस ड्रैगन को पूरी तरीके से धमाके में उड़ा दिया था, तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अपने उस वाले स्पेल को 30 सेकंड के अंदर बनाना सीख लो, और अगर तुम उसको 30 सेकंड नहीं कर पाती हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने उस वाले स्पेल को और भी ज्यादा ताकतवर बना लो। का बोलती कि आखिर तुम मुझसे ये सब क्यों चाहते हो। हान उसे बोलता है वो सब छोड़ो, मैं इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से तैरना भी सीख लो। तो हान की इस बात को सुनते हुए ईयलका चौंक चुकी होती है, सोच रही थी कि आखिर ये मुझसे ऐसा क्यों चाहता है, क्या ये मुझे फिर से अपनी पार्टी में बुलाने वाला है। अब ईयलका बोलती तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम सच में मुझे मिशन के ऊपर बुलाने वाले। हान उसे बोलता है कि मैं इस तरीके का कभी भी मजाक नहीं करता। ईयलका बोलती पर तुम्हें पता है कि मैं समुद्र के ऊपर तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आ पाऊंगी। हान बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर मैं किसी और को मौका दे दूंगा। ईयलका बोलती कि नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बस तुम देखते जाओ कि मैं बहुत ही जल्दी स्विमिंग सीख लूंगी और मैं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हूँ। इतना बोलने के बाद में ईयलका थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो हान को बोलती कि हान तुम्हारा शुक्रिया। हमारा हान भी बोलता है हाँ ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा हान ईयलका से बात करना बंद करता और वो इज़ेले को बोलता है इज़ेले तुम्हारा शुक्रिया अब इतना काफी है। ईयलका बोलती कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बस मरने वाली हूँ। अब इज़ेले हमारे हान के पास में जाती और बोलती कि वैसे तुमने उस लड़की से ये सब क्यों बोला, तुम्हें पता है ना कि वो लड़की हमारे ज्यादा काम नहीं आएगी। हान उसे बोलता है अभी हमारे पास में बस पार्टी 1 है और अभी आगे जाकर हमें और भी पार्टीज की जरूरत पड़ने वाली है। इज़ेले को इस वाली बात का मतलब समझ में नहीं आता, वो बस हान को लगातार घूरे जा रही होती। हान उसे समझाता है कि जो एक मैजिक इंजीनियर होता है वो अकेला मिलकर शिप को भी चलाए और हमारा सपोर्ट भी करे, ये एक साथ में दोनों काम नहीं कर सकता है। केटीओ अभी शिप को चला रहा है, इस वजह से हमारी ज्यादा फाइट में हेल्प नहीं कर पाएगा। तब इज़ेले बोलती कि हाँ वो सब तो ठीक है पर एक जो मैकेनिक होता है वो भी एयरशिप को ठीक से चला सकता है। इज़ेले की इस बात को सुनकर हान अपनी पीठ मोड़ लेती। इज़ेले देखती कि आखिर हान कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा। जैसे ही वो हान की तरफ को देखने लगती हान अचानक से पीछे मुड़ता और बोलता कि अरे हाँ मैं एक चीज तो भूल गया, जल्दी से मुझे उनसे फिर से बात करनी। इज़ेले बोलती तुम ही क्या बोल रहे हो, मुझे फिर से अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। तब इसके बाद में हमें टाउनिया का सीन दिखाया जा रहा होता है। टाउनिया के अंदर हम उस जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पर सभी लोगों की यादों को रखा जाता है, मतलब कि जो भी लोग मारे जा चुके हैं उन सभी की कोई ना कोई एक चीज इसके अंदर रखी जाती है। अब हम यहाँ पर बुड्ढे रोड्रिक को देख रहे हो जो कि अपने सामने रखे हुए एक लकड़ी के कप को देख रहा हो और इसको देखते हुए उसको रिक की याद आने लगती है जिसका नाम उशर भी था। उसने बोला था कि मुझे पोर्टर का काम करना बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये चीज करना मेरी एक हॉबी की तरह। बुड्ढा रोड्रिक की सारी चीजें याद कर ही रहा होता है। तभी पीछे से हमारी एडिस आ जाती है जो कि बोलती है रोड्रिक हमारे पास में हान का एक मैसेज आया और उस मैसेज को सुनकर मुझे लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाले हैं। तो एडिस की इस बात को सुनकर रोड्रिक स्माइल करने लगता है और पीछे घूमता हुआ बोलता है चलो ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो उसके इतना बोलने के साथ ही अब हम ट्रेनिंग एरिया को देख रहे होते हैं जो कि शायद फर्स्ट फ्लोर का ट्रेनिंग एरिया होता है और यहीं पर हम डाइका को देखते हैं। डाइका बोलता है तुम चाहते हो कि मैं सब इंस्ट्रक्टर को भी ट्रेन करूं, मतलब कि उस सभी लोग जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। एडिस बोलती कि तुम उन सभी लोगों को चूज करो जिनके पास में कुछ स्पेशल एबिलिटी है और मैं तुमसे चाहती हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा को चूज करना। डाइका बोलता है कि पर हमारे पास में इधर इतने ज्यादा लोग है ही नहीं और वैसे भी हम मेन पार्टीज के अंदर इतने सारे लोगों को नहीं ऐड कर सकते। एडिस बोलती है हाँ ठीक है ये तो मैं समझती हूँ पर फिर भी मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग है इसको और भी ज्यादा बढ़ा दो, मैं तुमसे और भी ज्यादा लोगों को तैयार करवाना चाहती हूँ। और हाँ तुम बिल्कुल अपनी तरह और भी इंस्ट्रक्टर को तैयार करो क्योंकि ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसके ऊपर 100 से ज्यादा लोग, उनमें से बस आधे लोग ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को तुम्हारे लिए अकेला संभालना बहुत ही मुश्किल होता होगा। डाइका बोलता है कि हाँ वैसे तुमने बात तो बिल्कुल ठीक बोली। एडिस बोलती है और हाँ तुम हमारे साथ में मिशन में जाने वाले। इस सुनकर डाइका चिल्लाता और बोलता है कि नहीं मैं किसी को नहीं मार सकता, मतलब कि मिशन पर जाकर मैं लोगों
को नहीं मार सकता। लेडीज बोलती है अच्छा ये सब ठीक है, मुझे बताओ क्या तुम अपनी इस वाली जिंदगी के साथ में खुश हो? मैंने सुना था कि अगर किसी को सेकंड फ्लोर पे जाना है तो उसे तुमको मारना पड़ता है, और मैंने ये भी सुना था कि एक गिलबर्ट नाम के आदमी ने तुमको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। डाइका इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ के लोगों को कंट्रोल करना है तो फिर तुम्हें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा, तुम्हें लेवल अप करना पड़ेगा, और तुम्हें अगर लेवल अप करना है तो फिर तुम्हें दूसरों के साथ में सिंथेसाइज होना होगा, या फिर तुम्हें स्टेज को क्लियर करना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी जगह किसी और को चूज करेंगे और वो पक्का ही हमारे साथ मिशन में मारा जाएगा। अब बस तुम हमारे साथ में मिशन में जाने, मिशन के अंदर मैं और रोडरी की फाइट करेंगे, तुम बस वहाँ पर खड़े रहना और इसी से तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, और फिर किसी मिशन के ऊपर लिजर्ड मैन आएंगे, बस तभी जाकर तुम फाइट कर सकते हो। और हमें ये सारी चीज तब तक खत्म कर लेनी जब तक कि मास्टर यहाँ पर हमारे लिए स्विमिंग पूल बनाते, तो हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से अब तैयार हो जाओ। इस वक्त डाइको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर से क्या करना चाहिए, पर तभी बुड्ढा रोड्रिगो से बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ कर लूंगा, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगा। रोड्रिग की इस बात को सुनते हुए डाइका की तो आंखें खुली रह जाती है और उसको इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा हो चुका है। अब डाइका भी इन दोनों के पीछे पीछे चलने लग जाता है और बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ में आने वाला। तो डाइका के इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है, हमें हमारी इस एयरशिप को दिखाया जा रहा है। धीरे धीरे करते हुए अब हम इस शिप को और भी पास से देखने लगते हैं, फिर हम एक विंडो से देख रहे होते हैं, हमें सामने की तरफ को एक पानी जैसी कोई चीज दिखाई जा रही होती है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस एयरशिप के ऊपर भी एक स्विमिंग पूल बन चुका होता है, जिसके अंदर हम हमारे हान और साथ में जेना को देख रहे होते हैं। ये दोनों पानी के अंदर ही फाइट कर रहे होते हैं। जेना अपने बो को खींचते हुए अपने एरो को फायर करने लगती है। उसका एरो स्टार्टिंग में तो बहुत ही तेजी के साथ में निकलता है, पर वो हान के पास में पहुंचते पहुंचते बहुत ही स्लो हो चुका होता है। हान को उस एरो को रोकने में कुछ करना भी नहीं पड़ा, वो बस उस एरो को वहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है। और फिर ये अचानक से दोनों के दोनों बाहर निकल चुके होते हैं। जेना को इस वक्त सांस रोकने में बहुत ही दिक्कत हो रही होती है और वो बोलती कि मैं पानी के अंदर अपने एरो को ठीक से फायर नहीं कर पा रही, पानी के अंदर अपनी पोजीशन को बनाना भी बहुत ही मुश्किल है, और ये जो मेरे एरो है ये तो पानी के अंदर चल ही नहीं पा रहे, आखिर मैं अपने एरो को पानी के अंदर कैसे फायर कर पाऊंगी। तभी हम वहाँ पर वेलकिस्ट को देखते हैं जो कि बोलता है कि हम उस छोटे से मैजिशियन को यूज क्यों नहीं कर सकते, मुझे पानी में तैरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेलकिस्ट इतना बोलते बोलते अचानक से पानी में डूबने लग जाता है। वहीं उसके पीछे की तरफ मेरे साथ अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। वेलकिस्ट पानी से बाहर निकलते बोल रहा होता है हम उस केटीओ की मदद से पानी के ऊपर चल सकते हैं, तो फिर आखिर हमें यहाँ पर तैरने की क्या जरूरत है। हान उसे बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम उसकी मदद लेते हैं तो हम एक तरीके से हेल्पलेस बन जाएंगे, क्योंकि वो सभी मोस्टर पानी के अंदर जाकर अटैक करेंगे और हम पानी के बाहर रहते हुए उनको नहीं मार सकते। वेलकिस्ट बोलता है पानी से ज्यादा बढ़िया मुझे अब आग लगने लगी है। तो वेलकिस्ट के इतना बोलते हम हान को देख रहे होते हैं। हान बोलता है कि जेना का जो एरो है पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं चल रहा, और ये सेम चीज मेरे सोर्ड के साथ में हो रही है। हान सभी को बोलता है कि सभी के सभी जल्दी से अपने वेपन्स को लेकर आओ। हान के इतना बोलने के साथ ही हम सभी के वेपन्स को रखा हुआ देख रहे होते हैं। हान बोलता है कि सबसे पहले तो हमें अपने वेपन्स को चेंज करना होगा। जेना बोलती कि मेरा जो एरो है उसके ऊपर जो फेदर लगी हुई है बहुत ही ज्यादा चौड़ी है, इस वजह से पानी से रुक जा रही है। हान बोलता है कि हम अपने वेपन्स को डायमेंशन पोर्टल की मदद से लॉबी में भेजने वाले हैं, जिससे कि मास्टर इनको मॉडिफाई कर देंगे, और इन सभी वेपन्स के अलावा ये जो मेरी सोर्ड है इसको मैं ठीक कर सकता। हान इतना बोलते हुए अपनी सोर्ड को पकड़ लेता और उसको पकड़ने के साथ एक जोर से झटका देता। इसके साथ में उसकी जो सोर्ड थी वो अचानक से बदल चुकी होती। हान बोलता है कि हमें इस तरीके के वेपन की जरूरत है जिससे कि हम पानी को बीच में से काट सके। हान के इस वेपन को देखते हुए जेना बोल सच में तुम्हारा वेपन लाजवाब है। हान बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। तो अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि मास्टर गेम के अंदर लॉग इन कर। मास्टर गेम के अंदर आते पार्टी 1 को देखने लग जाता है। हान बोलता है कि अभी हम मास्टर की बात कर रहे थे और ये इतनी जल्दी आ भी गया। तो हान अब एक नोटिफिकेशन देते हुए मास्टर को सजेशन देता है। वो बोलता है कि हमें हमारे वेपन का रिनोवेशन कराना है। तो इसी के साथ में जो केटी होता है वो अपने डायमेंशन पोर्टल का ओपन करता है, जिससे कि इजिली उन सभी वेपन को डायमेंशन पोर्टल के अंदर फेंक देती है। हान बोलता है सभी के वेपन जल्दी तैयार हो जाएंगे, तब तक के लिए हमारे पास में जो भी वेपन यहाँ पर है उन सभी से हमें ट्रेनिंग करनी है। तो हान के इतना बोलते हैं हमारा सीन चेंज होता है। ये शिप सुबह से शाम तक लगातार आगे बढ़ती जा रही होती है, और इसी के साथ में हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। इसमें लिखा होता है कि जेना को एक नई स्किल मिल चुकी है जो कि अंडर वाटर फाइटिंग होती है। सच में जेना का जो टैलेंट है वो हमारे हान से भी ज्यादा। अब हम हमारी जेना को पानी के अंदर देख रहे होते हैं। अब एक ही बार में 3 एरो को फायर कर सकती है। उसके एरो फायर करने के साथ ही हम एक और नोटिफिकेशन देखते हैं। इसमें लिखा होता है कि हान की बॉडी स्वॉर्ड यूनिटी वो लेवल 2 पर जा चुकी है। हम देख सकते हैं कि हान जेना के सभी एरोस को बड़ी आसानी से रोक पा रहा होता है। लगातार 3-4 एरोस हान के ऊपर फायर करती जा रही होती है, पर हान भी काफी तेजी के साथ में अब पानी के अंदर अपनी स्वॉर्ड को चला पा रहा होता है। और इसी के साथ में अचानक से उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि हान भी अंडर वाटर फाइटिंग को सीख चुका है। सच में इन दोनों का टैलेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम देख सकते हैं जेना का एक एरो हान के गाल को लगते हुए निकल चुका होता है। हान बोलता है कि पानी के अंदर अब मेरी मूवमेंट पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, पर फिर भी मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा स्लो हूँ, क्योंकि मेरी जो अंडर वाटर की स्किल है वो अभी भी लेवल 1 पर ही है। हान के इस सीन के साथ में हमें पता चलता है कि लॉबी के अंदर भी मास्टर ने स्विमिंग पूल को बना दिया था और वहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग करना चालू कर दी। डाइका जिसको कि पहले से स्विमिंग करना आता था वो सभी को वहाँ पर स्विमिंग करना सिखा रही थी, और हमारी युल्का भी उसी से ट्रेनिंग ले रही थी। और इसके अलावा जो पार्टी 4 और पार्टी 5 वो सेकंड फ्लोर पर रहती, वहाँ पर कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है। इस वजह से दोनों पार्टी 3rd फ्लोर के ऊपर जाकर वहाँ पर स्विमिंग की ट्रेनिंग कर रही है। ये स्विमिंग पूल इतना ज्यादा बड़ा नहीं, पर फिर भी इनके पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। इन सभी को बारी बारी से अपनी ट्रेनिंग वहाँ पर करनी पड़ रही है। इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है। हमें फिर से मिशन के अंदर का
सीन दिखाया जा रहा होता है। हम एक प्यारे से सीन को देख रहे होते हैं, तभी उसी तरफ को इशारा करते हुए केटीओ बोलते उस तरफ देखो, वहीं पर हमारा पहला टारगेट है, हमें उसी तरफ को जाना चाहिए। तो केटीओ के इतना बोलने के साथ ही अब हम सामने की तरफ एक बड़ी सी चट्टान को देख रहे होते हैं और उस चट्टान के बीच में थोड़ी सी जगह भी खाली होती है। हान उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ये पक्का एक ट्रैप है। केटीओ से बोलता है तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। हान बोलता है कि मुझे पहले उस ड्रैगन के बारे में बताओ। केटीओ बोलते कि वो ड्रैगन लगभग हमारे आसपास में कहीं पर होगा। केटीओ बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ही खतरा है, इसलिए हमें उस ड्रैगन के दूर जाने का इंतजार करना चाहिए। हान उसे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसने हमें पहले से नोटिस कर लिया होगा। उस ड्रैगन को शायद पता चल गया होगा कि हम इन आइटम के पीछे जाने वाले। हान इतना बोलते हुए अचानक से एयरशिप के ऊपर से जंप मार देता है और बोलता है कि मैं अकेला आगे जाने वाला हूँ, तुमसे चाहता हूँ कि तुम बस इस एयरशिप को तैयार कर लो, क्योंकि हम किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। तो हान के जंप करते केटीओ उसके ऊपर अपनी स्किल का भी यूज करता है, जिससे कि हान इस ओशियन के ऊपर बड़ी आसानी से चल पा रहा हो। वो सामने की तरफ को उस आइटम के पास में जाने लगा और उसको देखते हुए बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें इस आइटम को लेने के लिए खतरे का सामना तो करना ही पड़ेगा। अभी या तो हम इस आइटम को जाने दें या फिर हम खतरे का सामना करें, इन दो चीजों के अलावा हमारे पास में और कोई चॉइस नहीं है। हान इतना बोलते हुए आइटम के पास में जाता और उसको लात मारते हुए ओपन कर देता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे इन आइटम को लेना ही होगा। हान कितना बोलते हम उस बॉक्स के अंदर को देख रहे हो, उसके अंदर मरमेड के 5 पोशन रखे होते हैं। ये पोशन लो ग्रेड के पोशन। हान उन सभी पोशन को उठा लेता है, पर तभी एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा होता है ट्रिगर एक्टिवेट हो चुका। तो उस नोटिफिकेशन के साथ ही अचानक से एक ड्रैगन की बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि वोटर गॉड ड्रैगन होता है। हान देख रहा होता है, उसे बहुत ही दूरी पर वोटर का ड्रैगन दिख रहा होता है और वो इस वक्त बहुत ही जोर से चिल्ला भी रहा होता है। उसके चिल्लाने की वजह से उसकी ब्लेसिंग भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, इसके अलावा अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो एक हमारा बैकअप चैनल है। तो चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।